पिछले वीडियो में हम लोगों ने ताम्रपाषाण से संबंधित उसके वर्गीकरण के बारे में देखा था और उसके वर्गीकरण को देखने के बाद हमें ये पता चला था कि ताम्रपाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। ताम्रपाषाण काल खंड का फेज़ 1, ताम्रपाषाण काल फेज़ 2 और ताम्रपाषाण काल का फेज़ 3। और इसमें हम लोग ये देखे थे कि 1, 2 और 3 में 1 और 3 को हम लोग देख चुके थे कि हाँ उसमें कौन सी सभ्यता आई थी। और इसके बाद हम लोग देखे थे कि ताम्रपाषाण काल 2 में कौन सी सभ्यता आई थी और उस सभ्यता को अब हमें विस्तार से पढ़ना है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति को हमें क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। तो आगे चल कर के हम लोग अब हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल को हम लोग उसके वर्गीकरण को देख चुके हैं, अब हम उसके आगे उसका वर्गीकरण नंबर 2 यानी ताम्रपाषाण काल का 2 नंबर जो फेज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसे। हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। प्रथम स्थल जो है वो हड़प्पा होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी के पास में इसकी सभ्यता पाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के कालखंड के बारे में देखेंगे। तो कालखंड को हम देखेंगे तो इसके कालखंड का निर्धारण 2 विधियों से किया जाता है। कितने विधियों से किया जाता है, 2 विधियों से किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के कालखंड का निर्धारण 2 विधियों से किया जाता है। पहला विधि जो है वो सापेक्षिक विधि और दूसरा निरपेक्ष विधि है। तो पहला विधि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सापेक्षिक विधि, और दूसरा हो जाएगा निरपेक्ष विधि। अब इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सापेक्षिक विधि क्या है। तो सापेक्षिक विधि क्या है, तो सापेक्षिक विधि में अनुमान लगा करके कालखंड की गणना करना ही सापेक्षिक विधि कहलाता है। अनुमान लगा करके यानी कि तुलना करके, तुलना स्थापित करके कालखंड का निर्धारण करना। क्या करना, तुलना स्थापित करके, यानी कि किसी दूसरी वस्तु या फिर किसी दूसरे कालखंड के हिसाब से इस कालखंड को देखना, उससे तुलना करना, उससे कंपेयर करना ही क्या कहलाता है, सापेक्षिक विधि कही जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब सापेक्षिक विधि में हम एक एक करके देखेंगे। तो सापेक्षिक विधि में हम क्या पाएंगे कि सापेक्षिक विधि में हम देखेंगे सबसे पहले मोहनजोदाड़ो को, कि मोहनजोदड़ो जो है उसका काल का निर्धारण कैसे किया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो में उत्खनन से 6 स्तर प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 6 स्तर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में उत्खनन से 6 स्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि प्रथम जो 2 स्तर हैं वो कनिष्क के शासनकाल के हैं और नीचे के जो 4 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता के स्थल माने गए हैं। देखते हैं यहाँ पर कि ऊपरी जो 2 सतह है उसको कनिष्क के शासनकाल का समय माना गया है। ऊपरी 2 स्तर को क्या किया गया है, कनिष्क के शासनकाल का समय माना गया है। अब हम क्यों मानेंगे कि कनिष्क के शासनकाल का समय है, तो हम इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ से कनिष्क के शासनकाल के समय के बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। इन 2 स्तरों से क्या हुए हैं कि कनिष्क के शासन के समय के 2 बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नीचे का जो 4 स्तर है वहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामग्री की प्राप्ति हुई है। तो इसीलिए हम ये समझेंगे कि नीचे का जो 4 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कनिष्क का जो शासनकाल है वो हमारे इतिहास में उसका कालखंड प्रथम सेंचुरी माना गया है। क्या माना गया है, प्रथम सेंचुरी, यानी कि 1 ईस्वी माना गया है। तो इस तरह से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कनिष्क के शासनकाल से पुराना है, क्योंकि कनिष्क का शासनकाल में क्या हुआ था कि कनिष्क का जो बौद्ध स्तूप है वो ऊपर पाया गया है और हड़प्पा सभ्यता के जो सामग्री हैं वो नीचे पाए गए हैं। तो इससे ये चीज़ समझ में आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता पहले की होगी और उसके बाद कनिष्क आया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कनिष्क का 1 सेंचुरी एडी माना गया है, यानी कि इससे पहले की, यानी कि प्रथम शताब्दी से, यानी कि प्रथम सेंचुरी से पहले की हम बात करें
तो उससे भी आगे का हड़प्पा सभ्यता का काल रहा होगा। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो प्रथम शताब्दी के भी पहले का काल है। हो गया। अब इसके आगे अब हम लोग देख रहे हैं आलमगीरपुर, रोपड़ और भगवानपुर को। आलमगीर, रोपड़ और भगवानपुर में हम लोग देखेंगे कि अब इसके बारे में क्या कहा गया है। आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है, रोपड़ पंजाब में है और भगवानपुर जो है वो हरियाणा में स्थित है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिला है। क्या हुआ है कि पीजीडब्ल्यू यानी उत्खनन से इन जगहों पर यानी आलमगीरपुर, रोपड़ और भगवानपुर, यहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से पीजीडब्ल्यू संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण मिला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता निचले स्तर पर और पीजीडब्ल्यू संस्कृति ऊपर स्तर पर प्राप्त हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति जो है इसका जो काल है वो 1100 BC बताया जाता है। क्या बताया जाता है? 1100 BC बताया जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब पीजीडब्ल्यू से नीचे हड़प्पा काल पाया गया है, उसके साक्ष्य नीचे दबे हुए पाए गए हैं, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 1100 BC से भी पुराना कौन सा काल हो जाएगा? हड़प्पा काल हो जाएगा, क्योंकि पीजीडब्ल्यू का इतिहास में काल 1100 BC माना गया है और हड़प्पा जो है वो इससे भी पुराना है। तो 1100 BC से भी पुराना जो काल है वो किसका है? हड़प्पा सभ्यता का काल है। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे देखते हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया और मिस्र क्षेत्र से अत्यधिक सामान प्राप्त हुआ है। हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के बारे में भी हम लोग सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे इस बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है और मिस्र की जो सभ्यता है वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अत्यधिक साक्ष्य पाए गए हैं, अत्यधिक सामग्री पाई गई है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उन सामग्रियों में कौन कौन सी सामग्री पाई गई है। तो कौन कौन सी सामग्री पाई गई है? तो मोहर पाया गया है, मृद भांड, बाट बटखरे और कई प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, क्या पाए गए हैं? मोहर पाए गए हैं, ठीक है, मृद भांड पाया गया है, कई प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई हैं और बाट बटखरे पाए गए हैं। इससे ये चीज़ का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया और मिस्र से हड़प्पा सभ्यता का व्यापार चलता होगा। हड़प्पा सभ्यता का क्या चलता होगा? व्यापार चलता होगा, इन लोगों में व्यापार होता होगा। इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मोहर पाया गया है, मृद भांड, बाट बटखरा और कई प्रकार की मूर्तियाँ पाई गई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस स्थल से पाया गया है, यानी कि मेसोपोटामिया और मिस्र के किन स्थलों से पाया गया है ये। तो किन स्थलों से? तो देखते हैं कि ऊर, नूपुर, रासमरा, तेजसमर, टेपेकबरा, लगास, सूरा और इस तरह की और भी जगह हैं जहाँ से क्या हुआ है कि जहाँ से मेसोपोटामिया और मिस्र में स्थित ये जगह है और यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के सामग्री पाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इन सभी सामान को किसने खोजा, इन सभी सामान को किसने एकत्रित किया। तो इसे एकत्रित करने वाले जीटी गैड थे। इसे एकत्रित करने वाले कौन थे? जीटी गैड थे। जीटी गैड ने ही इन सभी सामानों को क्या किया था? एकत्रित किया था और ये बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही सभी सामग्रियां हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये तो हम लोग देख लिए कि मेसोपोटामिया और मिस्र से सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। ठीक, अब जब विदेशी व्यापार उससे होता था तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता है ये दोनों एक ही कालखंड की रही होगी। तो एक ही कालखंड की रही होगी तो इससे हम लोग ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो कालखंड है वो 2500 BC से लेके 2000 BC बताया गया है। 2500 BC से लेके क्या किया गया है? 2000 BC बताया गया है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी 2500 से लेके 2000 BC के बीच की ही सभ्यता रही होगी। हड़प्पा सभ्यता भी 2500 से लेके 2000 BC तक की सभ्यता रही होगी। इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं। अब आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे
मेहुला लेख को, मेहुला लेख को हम लोग देखेंगे तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि मेहुला लेख हम लोगों को कहाँ पर मिला है। तो ऊर और निपुर में, जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता का ही स्थल है, और मेसोपोटामिया जो है वो इराक में है। ठीक है, मेहुला लेख को हम लोग देखेंगे, एक लिखा हुआ चीज़ है। मेहुला लेख को देखेंगे, ये मिला है ऊर तथा नुपुर में, और ये मेसोपोटामिया सभ्यता का ही स्थल है जो कि इराक में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई मेहुला लेख में मिला क्या है, लिखा हुआ चीज़ क्या मिला है। तो इसमें देखेंगे कि मिट्टी के प्लेट में कुछ लिखा हुआ मिला है। क्या मिला है? मिट्टी के प्लेट पर कुछ लिखा हुआ मिला है, जिससे हमारे इतिहासकारों ने अभिलेख कहा है। ऐसा माना है कि वो शायद अभिलेख हो सकता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मेहुला लेख में क्या मिला है कि मिट्टी के प्लेट में लिखा हुआ कुछ मिला है, जिसे अभिलेख कहा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ मिला है। उस अभिलेख में उस मिट्टी के बर्तन पे आखिर क्या लिखा हुआ था मिट्टी के प्लेट पर। तो हम लोग देखेंगे कि लिखा हुआ था कि मेहुला जगह से भेजा गया सामान। देखिएगा इसको आप लोग, मेहुला जगह से भेजा गया सामान। सामान कौन से? जैसे कौन कौन से सामान? तो लाजवर्त पत्थर, कार्लेनियन का मनका, सोना, चांदी, तांबा, मुहर, काली लकड़ी का सामान तथा समुद्री शंख का सामान, मगन और दिलमुन, मगन भी जगह का नाम है और दिलमुन भी जगह का नाम है, मगन और दिलमुन से होते हुए अगेट, अगेट भी जगह का नाम है, तक पहुंचा। अगेट तक क्या हुआ? पहुंचा। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेहुला लेख है, और मेहुला लेख में क्या है कि मिट्टी के प्लेट पर कुछ लिखा हुआ मिला है, जिसे हमारे इतिहासकार पढ़ने में सक्षम हो गए हैं। और इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर वो क्या लिखा हुआ मिला है। तो लिखा हुआ मिला है कि मेहुला जगह, मेहुला जगह का नाम है, मेहुला जगह से भेजा गया सामान। जैसे में कौन कौन से सामान थे? तो लाजवर्त पत्थर, कार्लेनियन का मनका, सोना, चांदी, तांबा, मुहर, काली लकड़ी का सामान, समुद्री शंख का सामान, मगन और दिलमुख, ये जगह है, होते हुए अगेट तक पहुंचा। अगेट भी जगह का नाम है। अब हम लोग देखेंगे कि किस जगह को क्या कहा गया है। तो इसमें हम पाएंगे कि भारतीय क्षेत्र में उसे, भारतीय उपमहाद्वीप में उसे क्या कहा जाता था उस क्षेत्र को? तो मेहुला, मेहुला का अर्थ हुआ कि सिंध का क्षेत्र। मेहुला का अर्थ क्या हुआ? सिंध का क्षेत्र हुआ। आगे हम देखेंगे मगन, मगन का अर्थ हुआ मकरान तट, मगन का अर्थ मकरान तट, और दिलमुन का अर्थ हुआ बहरेन देश। दिलमुन का अर्थ क्या हुआ? बहरेन देश। और अगेट का अर्थ होता है दक्षिण बेबीलोनिया। अगेट का अर्थ क्या होता है? दक्षिण बेबीलोनिया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेहुला यानी कि सिंध क्षेत्र से भेजा गया सामान, जैसे लाजवर्त पत्थर, कार्नेलियन का मनका, सोना, चांदी, तांबा, मुहर, काली लकड़ी का सामान, समुद्री शंख का सामान, मकरान तट यानी कि मगन, और दिलमुख यानी कि बहरेन देश होते हुए अगेट यानी कि दक्षिण बेबीलोनिया पहुंचा। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग इसके आगे की अगर बात करें तो अभिलेख में क्या लिखा था ये तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कि इस अभिलेख का जो कालखंड है वो कब का बताया जाता है। तो इस अभिलेख का कालखंड अक्कादी सरगन काल बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अक्कादी सरगन काली से बताया जाता है। और इसका कालखंड जो है वो 2700 बीसी से लेकर 1700 बीसी माना गया है। कब माना गया है? 2700 बीसी से लेकर के 1700 बीसी माना गया है। तो इस अभिलेख, ये अभिलेख ये दर्शाता है कि उस समय व्यापार हो रहा था सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी कालखंड जो होगा वो 2700 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच का ही होगा। 2700 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच का ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल। क्योंकि हम देखेंगे कि ये जो अभिलेख है, मेहुला अभिलेख है, मेहुला लेख जो है वो हमें इसी कालखंड के बीच में प्राप्त हुआ है। इस आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं। इस आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें
अर्ली हड़प्पा, ये हो गया अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा। इस तरह के 3 चीज़ों को हम यानी 3 कालखंडों में इसे बांटते हैं। अर्ली हड़प्पा जो कि 2700 BC से लेके 2400 BC तक है, मैच्योर हड़प्पा जो कि 2400 BC से 1900 BC तक है, और लेटर हड़प्पा जो कि 1900 BC से लेके 1700 BC तक का माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा को 3 कालखंडों में बांटा गया। अब आगे हम लोग ये देख लिए हैं कि सापेक्षिक देख चुके हैं। अब निरपेक्ष विधि से हम लोग देखेंगे कि कैसे कालखंड का निर्धारण किया जाता है। तो देखते हैं, अब हम निरपेक्ष विधि को देखेंगे। सापेक्षिक विधि हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, सापेक्षिक विधि को हम लोगों ने विस्तार से जाना। अब हम लोग देखेंगे निरपेक्ष विधि को। तो निरपेक्ष विधि में C14 का उपयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है निरपेक्ष विधि में। निरपेक्ष विधि में कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। ये एक रासायनिक उपयोग है, ये एक कार्बनिक पदार्थ, ये एक रासायनिक उपयोग है। जैसे कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, और कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है इसमें, और कई जगहों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त भी हुए हैं, कई जगहों से कार्बनिक पदार्थ जो है वो प्राप्त भी हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे कि निरपेक्ष विधि में कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कई जगहों से कार्बनिक पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। जैसे कि देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कार्बनिक पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदाड़ो से 7, कालीबंगन से 8, लोथल से 8, सुरकोटदा से 8, बाड़ा से 3, कोट दीजी से 4 और रोजदी से 2, इतने नमूने प्राप्त हुए हैं। इतने नमूने क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से 7 नमूने, कालीबंगन से 8 नमूने, लोथल से 8 नमूने, सुरकोटदा से 8 नमूने, बाड़ा से 3 नमूने, कोट दीजी से 4 नमूने और रोजदी से 2 नमूने प्राप्त हुए हैं। और इन सब का जब अध्ययन किया गया कार्बन 14 के द्वारा, तो उसमें रिजल्ट क्या निकल के आया? तो रिजल्ट निकल के आया कि उसका कालखंड जो है वो 2700 BC से लेके 1700 BC के बीच का है। 2700 BC से लेके 1700 BC के बीच का कालखंड पाया गया है। तो इस तरह से हमारे इतिहासकारों ने, हमारे विद्वानों ने ये चीज़ मान लिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, जो कालखंड है, वो 2700 लेके 1700 BC के बीच का है। 2700 से लेके 1700 BC के बीच का कालखंड माना गया है। किसका कालखंड माना गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड माना गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना देखते हैं। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे।